दोस्तों, आपकी परीक्षा में भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम लोग भारत का भूगोल का दूसरी क्लास डिस्कस करेंगे। पहली क्लास में वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस में हैं, टू दी पॉइंट हैं और संक्षेप में ही पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर जो भी चीज़ें चल रही हैं ये सारी चीज़ें हम लोग पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी, बहुत ही ज्ञानवर्धक क्लास थी। मुझे पढ़ाते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा था और आप लोगों को पढ़ते हुए भी, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं ना उससे पता चलता है कि क्लास की जो इम्पोर्टेंस है कि क्लास आपको कैसी लग रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का भूगोल ये कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। अगर इसे करीने से डिस्कस किया जाए तो लगभग कुल मिला के 12 से 15 घंटे की क्लास हो सकती है, लेकिन इतना समय मैं आपका नहीं लूँगा। मुझे पता है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51, GIC, GDC वगैरह, तो इसमें इतनी लंबी क्लास आपकी GS के लिए तो नहीं ली जा सकती है और इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि आपकी क्लास बिल्कुल टू दी पॉइंट रहे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल और ये आपकी दूसरी क्लास होगी और स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर प्रयास ये किया गया है कि जो टॉपिक बार बार आपकी परीक्षा में आ रहे हैं वही बिंदु मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँ, और क्योंकि बहुत ही डेप्थ में जाकर पढ़ाने का समय अब नहीं है तो यहाँ पर लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका विज्ञापन संख्या 51 के लिए जो सिलेबस है ये अबाउट कंप्लीट हो चुका है, मतलब मिला जुला के 95% जो सिलेबस है कंप्लीट हो चुका है और इसकी सारी PDF भी आपको दी जा चुकी है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं, जो पेड ग्रुप आपका चल रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि सारी PDF आपको यहाँ पर दे दी गई है। सारी PDF बहुत ही सारगर्भित है, बिल्कुल टू दी पॉइंट है और आपके सिलेबस को पूरा कवर करती है। तो जो लोग इस ग्रुप में नहीं हैं, अगर अभी भी जुड़ेंगे तो उनको बहुत अधिक फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इस ग्रुप में सारी चीज़ें आपको बहुत ही कंसाइज यानी कि संक्षेप में और सारगर्भित तरीके से दी गई हैं। ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हाई लिखकर मैसेज कर सकते हैं या हेल्प @51 GS लिखकर, या फिर अगर आप GIC या GDC के लिए जुड़ रहे हैं तो भी आप हमसे यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि इस ग्रुप में आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे दक्कन ट्रैप की विशेषताएं। अब दोस्तों बात करें अगर दक्कन ट्रैप के बारे में तो ये है क्या, दक्कन ट्रैप होता क्या है। ये देखिए आपका भारत का मैप है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ना, रेड एरिया, ये जो एरिया है इसे कहते हैं पठार यानी कि ट्रैप्स, और इसे कहेंगे आप दक्कन का पठार। तो दक्कन ट्रैप है क्या, देखिए पश्चिमी मध्य भारत में अगर आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है और इसके पश्चिम में आपको जाना पड़ेगा इस एरिया में, और ये मध्य में है। तो पश्चिमी मध्य भारत में जब आप जाएंगे तो एक विशाल बेसाल्टिक लावा पठार है। ठीक है, पठार का मतलब क्या होता है, अब ये देखो आपका जो है ना ये हो गया आपका पहाड़। ठीक है, अब ऊपर से इसको यहाँ पर काट दीजिए आप। ठीक है, ऊपर से काट के इसको कर दो प्लेन। तो अगर इस तरीके का कोई आकार बन जाए, मतलब इसमें कोई चोटी ना हो, तो इसे कहते हैं पठार। यानी कि ये उभरा हुआ तो रहता है एरिया, थोड़ी सी ऊंचाई पर रहता है, लेकिन इसमें शिखर नहीं होते हैं और इन्हें ही कहते हैं पठार। तो ये जो दक्कन ट्रैप आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये बहुत ही पुराना है। ये कब का बना हुआ है, तो ये क्रिटेशियस काल के अंत में इसका निर्माण हुआ, 66 मिलियन वर्ष पहले, 66 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, और इसका जो निर्माण हुआ है ये ज्वालामुखी विस्फोटों से हुआ है। यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में प्रमुखता से पाया जाता है। यह क्षेत्र अपनी काली मिट्टी और कपास की खेती के लिए जाना जाता है। आपको पता ही है ना कि जो काली मिट्टी है वो महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में पाई जाती हैं। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो दक्कन ट्रैप की विशेषताएं क्या हैं, ये बहुत बार आप देखेंगे जो UPPSC और UPHESC के PYQs हैं उसमें दक्कन ट्रैप से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि दक्कन ट्रैप ये दोस्तों बना है कब, तो क्रेटेशियस काल के दौरान ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है। ये बेसाल चट्टानों से निर्मित है। ऊपरी ट्रैप की मोटाई ये 400 मीटर के आसपास है। ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु अभी हाल ही में UPPCS की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसमें जो ऊपरी ट्रैप की मोटाई है ये 400 मीटर है।
मध्य ट्रैप बहुत ही मोटा है, लगभग 1200 मीटर है, सबसे मोटा यही है। इसके बाद जो निम्न ट्रैप है ये लगभग 150 मीटर है, ठीक है। और ये जो दक्कन ट्रैप है दोस्तों, ये इसमें खनिज तेल आदि जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहीं से कोई न कोई पॉइंट एग्जाम में आपको दिया जाएगा, पूछा जाएगा सही है या गलत है, या फिर आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ये जो बिंदु दिए गए हैं ये क्या सही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट आपका है भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी। अब यहाँ पर देखो, मैं बहुत डेप्थ में जाके आपको पूरी मिट्टी नहीं पढ़ाऊंगा, आपको बस मैं उतना ही बताऊंगा जो कि एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इन्हें टू द पॉइंट रट सकें और एग्जाम में इसका फ़ायदा आप उठा सकें। वैसे भी आपकी परीक्षा में क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। अगर आप एक दो बार से सुन लेंगे ना पूरा लेक्चर, तो चीज़ें आपको याद रहने वाली हैं, बिल्कुल भूलेंगी नहीं। तो भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है दोस्तों, इसका क्रम इस प्रकार से है कि भारत में सबसे अधिक 44% जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। ये जरूर याद रखिएगा, सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है भारत में वो है जलोढ़ मिट्टी, ये 44% है, ठीक है। और इसमें जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें पोटास और चूना की अधिकता रहती है, ठीक है। इसके बाद दूसरे स्थान पर पाई जाती है लाल मिट्टी, इसका जो परसेंटेज है वो लगभग 18.6% है, लेकिन आप देखेंगे जलोढ़ मिट्टी का यह आधा भी नहीं है, लेकिन यह फिर भी दूसरे स्थान पर है। तो लाल मिट्टी दूसरे स्थान पर है जो सबसे अधिक पाई जाती है, 18.6% जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी है। इसमें लोहे की प्रचुरता रहती है, लौह प्रचुरता वाली मिट्टी है। काली मिट्टी जिसे आप कहेंगे रेगुर मिट्टी, इसमें कपास बहुत अच्छा पैदा होता है, तो ये तीसरे नंबर पर है 16.6%। और इसके बाद आती है लैटराइट मिट्टी, ये बहुत कम पाई जाती है 3.7%, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। बात करें अगर काली मिट्टी के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि यह गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में मिलती है। और इसके काले रंग का जो कारण होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ठीक है, और आयरन इसमें पाया जाता है। तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और लोहे की वजह से काली मिट्टी का रंग जो होता है वो काला होता है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रामगंगा नदी, ये दोस्तों इसका जो उद्गम होता है ये उत्तराखंड के दूध टोली से होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है, और यमुना आगे जाकर प्रयागराज में गंगा से जाकर मिल जाती है। तो गंगा का जो नदी तंत्र है उसको समझना यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैप आपकी पूरी मदद करेगा, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए गंगा कहाँ से बनती है, गंगा का उद्गम क्षेत्र क्या है। तो देखो बात ये है कि अगर आप पहुँच जाएंगे उत्तराखंड में, वहाँ पर पूछेंगे गंगा का उद्गम क्षेत्र, तो लोग बताएंगे कि भागीरथी नदी, यानी कि यहाँ पर जो आपका भागीरथी नदी ना, जहाँ तक भागीरथी है वहीं तक आपको वो लोग गंगा बताते हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो अलकनंदा और भागीरथी ये आकर मिलती हैं कहाँ पर, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो नाम बदल जाता है और ये नदी बन जाती है गंगा, ठीक है। तो देवप्रयाग से गंगा जो है ये स्टार्ट होती है, और आगे चल के देखेंगे ना तो यहाँ पर गंगा जो अंत में जाकर दो हिस्से में फिर बढ़ जाती है। अब यहाँ पर ध्यान आप ये दीजिएगा कि जो गंगा नदी है ये पश्चिम बंगाल में ही मुर्शिदाबाद में दो भागों में बढ़ती है। ये जो दो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो बिंदु है ये मुर्शिदाबाद का बिंदु है, ठीक है। मुर्शिदाबाद में जाकर गंगा दो हिस्से में आपकी बढ़ जाती है। और ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद बांग्लादेश में जो धारा जाती है उसे कहते हैं पद्मा। ये जो धारा आप देख पा रहे हैं, जो धारा जा रही बांग्लादेश में, इसे कहेंगे आप, ये धारा ये पद्मा नदी की धारा है, ठीक है। और एक दूसरी धारा जो कि पश्चिम बंगाल की ओर जाती है, इसे कहते हैं भागीरथी हुगली, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों पद्मा गंगा की मुख्य सहायक नदी है, और हुगली जो है ये नदी क्षेत्र के औद्योगिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह गंगा की एक वितरिका है जो मुर्शिदाबाद के गिरिया में अलग होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे गंगा नदी की जो कुल लंबाई है ये कितनी है, तो गंगा नदी ये कुल 2525 किलोमीटर लंबी है, 2525 किलोमीटर लंबी है, और भारत की सबसे लंबी नदी भी है। एग्जैक्टली देखा जाए तो ये जो 2525 किलोमीटर मापा जाता है, इसे आप देखेंगे यहाँ पर ना, जो गंगोत्री है ना, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी नदी के रूप में इसका उद्गम माना जाता है। तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर यानी कि भागीरथी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक
ये कुल 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर की दूरी जो है ये तय करती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गंगा दोस्तों ये उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है। तो गंगा जो है कुल कितने राज्यों में बहती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल भी, यानी कुल मिला के 5 राज्यों से होकर यह नदी गुजरती है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं दोस्तों आप देखेंगे तो यमुना जो है ये नदी जो है अंत में आके कहाँ पर, प्रयागराज में आके मिल जाती है। सोन नदी भी इसकी मुख्य सहायक नदियों में है, गोमती है, कोसी है, आदि है। तो यहाँ पर जो पूरा मैप है मैंने आपको बना दिया है, पूरा मैप मैं अगर आपको समझाऊंगा ना तो एटलीस्ट 30 मिनट तो लगेंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मुख्य मुख्य बातें यहाँ पर समझ लीजिए। और गंगा नदी तंत्र बाई स्टडी विद ज्ञान प्रकाश करके सर्च करेंगे तो आपको गंगा के बारे में पूरी जानकारी एक अलग वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर एक बिंदु और भी जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। तो बेतवा नदी ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो बेतवा नदी है यहाँ हमीरपुर में आकर यमुना में मिलती है, और यमुना में भी बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं, और अंततः यमुना जो है ये प्रयागराज में आकर मिल जाती है। इसको आप याद रखेंगे। गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, तो गंगा नदी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये गंगा नदी है, और इसमें इसकी जो बायां किनारा है और जो इसका दायां किनारा है, उससे कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं, बहुत बार यहाँ से प्रश्न बनता है। तो गंगा नदी में बाईं ओर से लेफ्ट बैंक से मिलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों, तो इसमें रामगंगा है, गोमती है, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा नदियाँ, ठीक है। ये नदियाँ जो हैं आकर बाएं किनारे से मिलती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। गोमती आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद आप घाघरा भी यहाँ पर देख सकते हैं, गंडक नदी भी, और साथ ही साथ कोसी और महानंदा, ये नदियाँ जो हैं ये गंगा नदी में बाईं ओर से आकर मिलती हैं। इसके अलावा बाकी जो नदियाँ होंगी वो कहाँ से आकर मिलेंगी, तो दाहिनी ओर से आकर मिलेंगी, ये आप याद रखिएगा। ये नदियाँ मुख्य रूप से हिमालय से निकलती हैं और गंगा के उत्तरी किनारे से उसमें आकर मिलती हैं, जिसमें कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए कुछ नदियों के उद्गम आयोग प्रमुखता से पूछता है। जैसे कि 2024 का अगर आप पीसीएस का पेपर देखेंगे तो पूछा था कि यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना कि यमुना नदी का जो उद्गम क्षेत्र है ये यमुनोत्री है, जिसे बंदर पूंछ भी कहा जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम क्षेत्र महाराष्ट्र का महाबलेश्वर है। गोदावरी नदी का नासिक, महाराष्ट्र का त्रयंबकेश्वर है। और महानदी कहाँ से निकलती है, तो सिहावा पहाड़ी से, ठीक है। इसके बाद ये तस्वीर आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से देखने को समझने को मिलेंगी। यमुनोत्री से दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, आप यमुनोत्री देख रहे होंगे, यहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। यहाँ पर देखेंगे आप केदारनाथ है, जहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है। और ये है आपका बद्रीनाथ, ठीक है। तो बद्रीनाथ से अगर आप देखेंगे तो दो नदियाँ, एक तो आपकी विष्णु गंगा और इधर से आकर धौली गंगा, दोनों आकर विष्णु प्रयाग में आकर मिलती हैं। और यहाँ से क्या होता है, अलकनंदा नदी यहीं विष्णु प्रयाग से स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली दोस्तों अगर देखा जाए ना तो नदियों का जो नामकरण होता है वो इस प्रकार से होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये नदी ए है और ये नदी बी है, ठीक है। अगर नदी ए और नदी बी आपस में आकर मिलती हैं तो जिस नदी की गहराई ज़्यादा रहती है, जब वो नदी आगे बढ़ेगी तो इसी नाम से जानी जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पर नदी ए गहरी है, तो आगे जब नदी आगे बढ़ेगी तो इसे नदी ए के रूप में जाना जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर दोनों नदियों की गहराई समान होती है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि नदी ए और नदी बी दोनों समान गहरी हैं, इसके बाद एक नदी आकर स्टार्ट होती है तो इसे नदी सी एक नया नाम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से नदियों का नामकरण किया जाता है, ठीक है। तो यही वजह है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये विष्णु गंगा और धौली गंगा जब आकर विष्णु प्रयाग में मिलती हैं, इसके बाद यहीं से अलकनंदा नदी स्टार्ट होती है। और अलकनंदा नदी दोस्तों ये आगे आप देखेंगे देव प्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों का मिलन होता है और यहीं से आपकी और हमारी परम पूजनीय पवित्र गंगा की यहाँ से उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ से ये जो नदी है ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो इतना तो आपको याद आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये पंच प्रयाग भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे बद्रीनाथ से आप शुरू करिए, बद्रीनाथ से यहाँ पर जो नदी आ रही है इसे विष्णु गंगा कहते हैं और धौली गंगा आकर इसमें मिल रही है। ये जो पहला वाला यहाँ पर प्रयाग यानी कि जो मिलन बिंदु होता है ना,
तो इसे कहते हैं प्रयाग। तो यहाँ पर बनता है आपका विष्णुप्रयाग। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ जाती है और यहाँ पर आकर, यानी कि ये जो स्थान है जिसे आप कहेंगे अलकनंदा और नंदाकिनी, दो नदियाँ हैं दोस्तों, एक नंदाकिनी है, एक मंदाकिनी है। तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी आकर यहाँ पर मिलती है, और जहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं वो जो प्रयाग है उसे कहते हैं नंद प्रयाग, ठीक है ना। इसके बाद नदी आगे बढ़ती है और इसके बाद फिर ये जो अलकनंदा नदी में आगे पड़ेगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से एक नदी और आकर मिलती है जिसे कहते हैं पिंडार गंगा, ठीक है। तो पिंडार गंगा नदी आकर मिल जाती है, इसके बाद इसे कहेंगे आप कर्णप्रयाग। अब इसके बाद अलकनंदा नदी, अब क्योंकि अलकनंदा के नाम से ही नदी आगे बढ़ रही है, क्योंकि अलकनंदा की गहराई जो है, ये जो आपकी नंदाकिनी है, पिंडार गंगा है, इससे गहरी है, तो अलकनंदा नाम से ही ये नदी आगे बढ़ रही है। इसके बाद दोस्तों अलकनंदा में आकर मिल जाती है मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी आकर मिलती है, मंदाकिनी और अलकनंदा का जो जंक्शन है, जो प्रयाग है, उसे कहेंगे आप रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग के बाद दोस्तों अलकनंदा आगे बढ़ती है और इसके बाद आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में गंगोत्री से निकलने वाली जो नदी है भागीरथी और आपकी जो अलकनंदा है, दोनों का यहाँ पर संगम होता है और ये स्थान कहा जाता है देवप्रयाग के नाम से। तो ये आपका जो पंच प्रयाग है, यहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले आपका आएगा विष्णुप्रयाग, फिर आएगा नंदप्रयाग, फिर आता है आपका कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि जो विष्णुप्रयाग है सबसे ऊपर आएगा आपका विष्णुप्रयाग, यहाँ पर अलकनंदा और धौलीगंगा नदी मिलती है। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडार नदी मिलती है। इसके बाद आता है आपका रुद्रप्रयाग, इसमें अलकनंदा से मंदाकिनी मिलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है। यहाँ से नदी गंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों याद रखिएगा कि जो सतोपंथ हिमनद है, यहीं से अलकनंदा और गंगोत्री हिमनद से भागीरथी का उद्गम होता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, बहुत बार लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा एग्जैक्टली ना, ये जो आप नीली नदी देख रहे हैं, जिसको मैंने आपको यहाँ पर विष्णु गंगा के नाम से भी बुलाया है, ये नदी कई जगहों पर आपको अलकनंदा के नाम से ही लिखी हुई मिलेगी, तो इसमें कंफ्यूज आप मत होइएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नामकरण। तो देवप्रयाग के बाद नदी का नाम गंगा होता है। तो गंगा, हालांकि जो 2525 किलोमीटर है उसमें आप जो ये गंगोत्री ग्लेशियर देख पा रहे हैं ना, गंगोत्री से भागीरथी नदी निकल रही हैं। इसके बाद आगे चल के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, प्रयाग होता है, संगम होता है। इसके बाद गंगा जो है आगे बढ़ती है और 5 राज्यों से गुजरती हुई अंत में जाकर 2 भागों में बढ़ जाती हैं और फिर ये नदी 2 जगहों पर, एक तो बंगाल की खाड़ी में जाकर हुबली नदी के नाम से, ठीक है, और पद्मा नदी के नाम से ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। किसी को कोई कन्फ्यूज़न होगा तो ज़रूर कमेंट करेगा, मैं उसका आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी। तो बहुत बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अच्छा आप लोग ये बताइए कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? चलो फटाफट बताओ, कमेंट करो और मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। 9 हैं, 12 हैं, 18 हैं, 25 हैं। कितने हैं? तो अगर जो लोग यहाँ पर 18 आंसर कर रहे हैं वो उनका जवाब बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा कि भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता क्या है? तो स्थलीय या तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के वे संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल MAB कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त होती है। इनका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण, ठीक है, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वैज्ञानिक अनुसंधान के बीच संतुलन बनाना है। यह प्रकृति और मानव विकास के बीच तालमेल का एक उदाहरण है, ठीक है ना। भारत में क्या स्थिति है? भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो 18 हैं। ध्यान देना, इनमें से 13 को यूनेस्को के तहत मान्यता प्राप्त है। अगर आप थोड़ा सा पुराना डेटा देखेंगे वहाँ पर 12 लिखा रहेगा, तो अब थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। 2025 में यूनेस्को से मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व 13 हो गए हैं, ठीक है। 13वां कौन सा है ये बताना आप लोगों से कितने लोग जानते हैं 13वां कौन सा बना है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो प्रमुख जैवमंडल रिजर्व है उसमें सबसे पहला जो जैवमंडल रिजर्व है ये नीलगिरी माना जाता है। नीलगिरी ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का जो एक संयुक्त क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। 1986 में इसकी मान्यता मिली थी। इसके बाद आता है नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में स्थित है 1988 में।
नोकरेक मेघालय में 1988 में। मन्नार की खाड़ी ये दोस्तों मिलेगा आपको कहाँ पर, तमिलनाडु में। ये जो भी नाम मैं ले रहा हूँ ये सारे जो है आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, तो बार बार मैं नहीं बोलूँगा, तो इसको आप याद रखिएगा। सुंदरबन जो रिजर्व है ये पश्चिम बंगाल में है, इसको मान्यता मिलती है 1989 में। मानस मिलेगा असम में 1989 में। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है, ये 1989 में ही मान्यता मिली इसको। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा में स्थित है 1994 में। डिब्रू सैखोवा असम में स्थित है 1997 में। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है 1998 में। पचमढ़ी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है 1999 में। कंचनजंगा सिक्किम में है सन 2000 में। केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रफल में स्थित है, एरिया में स्थित है, ये 2001 में मान्यता मिली इसे। अचानक मार ये अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है, 2005 में मान्यता मिलती है। कच्छ का रण गुजरात में स्थित है, सबसे बड़ा यही है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, कच्छ का रण है, गुजरात में स्थित, इसको मान्यता मिली 2008 में। कोल डेजर्ट दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है, 2009 में मान्यता मिली। शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश में, ये 2010 में। और पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको मान्यता मिलती है 2011 में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में सितंबर 2025 तक यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कितने 13 जैव मंडल रिजर्व हो गए हैं, ठीक है, जो कि MAB यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का हिस्सा हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो कोल्ड डेजर्ट ये 13वां स्थल बना है जो कि यूनेस्को के MAB में शामिल हुआ है। हालांकि इसे मान्यता तो 2009 में ही मिल गई थी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन यूनेस्को का जो MAB प्रोग्राम है उसमें ये 2025 में जाके शामिल हुआ है। ये स्थल जैव विविधता संरक्षण, सतत विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें से नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमुख जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये कितने हो गए हैं, 13 हो गए हैं। कौन कौन से हैं, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, नोकरेक कहाँ पर है, मेघालय में है। पचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानक मार प्लस अमरकंटक, निकोबार, अगस्तमलई, कंचनजंगा, पन्ना, और सबसे नया वाला कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट। ये जरूर याद रखिएगा, हो सकता है कि एग्जामिनर के मन में ही आ जाए, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि पहला रिजर्व कौन सा बनता है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व ये है नीलगिरी, याद रखिएगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है गुजरात का कच्छ का रण, और सबसे छोटा है डिब्रू सैखोवा जो कि असम में स्थित है, ठीक है। 13वां जो हाल ही में ऐड हुआ है ये कोल्ड डेजर्ट है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र हिम तेंदुए, स्नो लेपर्ड और औषधि पौधों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप पीवाई कुछ कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ज्वारी ऊर्जा क्षमता से संबंधित प्रश्न भी अक्सर UPPSC और UPHSC में पूछे जाते हैं। सर्वाधिक ज्वारी ऊर्जा क्षमता किसकी है दोस्तों, तो खंबात की खाड़ी में सबसे अधिक ज्वारी क्षमता ऊर्जा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्थान आता है कच्छ की खाड़ी का, दोनों याद रखिएगा। 2025 के आंकड़ों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो पवन ऊर्जा उत्पादन में नंबर 1 पर गुजरात है, ठीक है। तो यहाँ पर विंड पावर में नंबर 1 स्थान कौन सा रखता है, गुजरात रखता है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक आता है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु आता है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु ये क्रम से हैं पवन ऊर्जा उत्पादन में, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों देखेंगे सौर ऊर्जा उत्पादन में तो टॉप पर राजस्थान है। तो विंड पावर में गुजरात टॉप पर है, लेकिन सोलर पावर में राजस्थान टॉप पर है। यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा में गुजरात दूसरे स्थान पर आ जाता है, जबकि विंड पावर में कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरे स्थान पर सौर ऊर्जा उत्पादन में महाराष्ट्र है। तो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में टॉप पर राजस्थान, देन गुजरात, देन महाराष्ट्र। और कुल जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसमें पूरी दुनिया में टॉप पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, भारत चौथे स्थान पर है, इसको आप याद रखेंगे। और भारत में सबसे अधिक जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है किस स्टेट में होता है, तो यहाँ पर दोस्तों टॉप पर कौन है, राजस्थान। अब आपको पता ही है कि यहाँ पर सबसे अधिक सोलर एनर्जी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है तो सबसे अधिक है, तो इसका मतलब राजस्थान टॉप पर है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर गुजरात है, फिर कर्नाटक है। ये 4 स्टेट हैं जो कि सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करते हैं, यानी कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक ये टॉप रिन्यूएबल एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2030 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य क्या है। 2030 तक हमारा टारगेट ये है
कि हम 500 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करें। ठीक है, अभी फिलहाल देखा जाए तो 12 अगस्त 2025 तक हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 234.24 गीगावाट ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, जिसे 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचा दिया जाएगा और 2047 तक कितना पहुंचा देंगे, 1800 गीगावाट। ठीक है, तो काफ़ी कुछ हम करने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सबसे बड़ी जो लैगून झील है दोस्तों, ये चिल्का झील है, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये रिपीट होता है। और लैगून झील क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि लैगून झील, दोस्तों लैगून झील को ना अनूप झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समुद्र या महासागर के किनारे स्थित पानी का एक उथला क्षेत्र होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, समुद्र या महासागर के किनारे स्थित पानी का एक उथला क्षेत्र होता है जो किसी प्राकृतिक बाधा जैसे कि रेत के टीले और उधर द्वीप या प्रवाल भित्ति द्वारा मुख्य समुद्र से आंशिक या पूरी तरह से अलग हो जाता है। समझ गए आप, ये आपका समुद्र हो गया, ये आपका समुद्र हो गया। अब यहाँ पर एक जो है लैगून, एक झील बन गई यहाँ पर। यह खारे पानी की झीलें होती हैं क्योंकि इसमें जो पानी आता है वो समुद्र का ही आता है। भारत में उड़ीसा का जो चिल्का लेक है ये इसका प्रमुख उदाहरण है, तो ये है आपका लैगून लेक। ठीक है, अब ध्यान देना चिल्का लेक के बारे में कि 1981 में भारत जो रामसर समझौता हुआ था उसका सदस्य कब बना है, 1982 में। लेकिन ध्यान देना कि 1981 में ही भारत की जो पहली रामसर साइट है वो डिक्लेयर कर दी गई थी। तो दो साइटें 1981 में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त की थी, कौन कौन सी, एक तो आपका चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। ये जरूर याद रखिएगा कि चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में ही रामसर साइट डिक्लेयर की जा चुकी थी। ठीक है, अगला बिंदु दोस्तों देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। देखो बात यहाँ पर क्या हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अभी हम राष्ट्रीय के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र। दोस्तों ये स्थित है नैरोबी में, नैरोबी मिलेगा कहाँ पर आपको, केन्या में। ठीक है ना, और अब बात करें कि जो राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान देना दोस्तों ये स्थित है झांसी में। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान ये झांसी में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में स्थित है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ये जो सारे पॉइंट मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये 2021 से कई बार पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो इनको आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर भारत का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, भारत का जो आप देख पा रहे हैं ना उत्तरी पश्चिमी भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, तो क्या होता है शीत ऋतु में यहाँ पर वर्षा होती है। थोड़ा मैप ठीक नहीं बनाया तो सॉरी। तो यहाँ जो वर्षा का कारण होता है वो पश्चिमी विक्षोभ होता है, ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, कश्मीर घाटी की लोकेशन क्या है, कल जिन लोगों ने क्लास ली थी भारत का भूगोल पहली क्लास, मैंने आप लोगों को बताया था कि हिमालय का जो वहाँ पर भौगोलिक विस्तार है और हिमालय को किस प्रकार से बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, तो सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो उसी में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आपका कि कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान दीजिए, कश्मीर घाटी दोस्तों यह पीर पंजाल और हिमाद्री बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। त्रिकूट पर्वत आप जानते होंगे, त्रिकूट पर्वत पर कौन स्थित है, जी हाँ हमारी आपकी परम पूजनीय माता वैष्णो देवी का मंदिर है यहाँ पर। तो त्रिकूट पर्वत दोस्तों ये मुख्य रूप से जम्मू क्षेत्र में स्थित है, जो कि शिवालिक श्रेणी का हिस्सा माना जाता है, जो कि आउटर हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, मसूरी श्रेणी दोस्तों ये उत्तराखंड में मिलेगी आपको। मसूरी श्रेणी कहाँ पर मिलेगी, उत्तराखंड में। महाभारत श्रेणी मिलेगी दोस्तों नेपाल में। धौलाधारा श्रेणी मिलेगी हिमाचल में। ये सारे पॉइंट बार बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तीस्ता नदी के बारे में भी एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तीस्ता नदी के बारे में, कि तीस्ता नदी जैसे कि 1780 से पहले यह गंगा की सहायक नदी थी। क्या ये फैक्ट आपको पता था? लेकिन अब यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मैंने कहा था ना दुनिया में सब कुछ बदल जाता है, जब नदियां बदल जाती हैं तो हमारा आपका दुनिया का क्या है। तो तीस्ता नदी 1780 से पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और तीस्ता का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, तो चोलामू लेक सिक्किम से होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा जो इम्फाल बेसिन है, ये बिंदु भी बार बार रिपीट होता है। तो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा जो दोस्तों इम्फाल बेसिन है, ये सरोवरीय मैदान यानी कि लेक स्ट्राइन प्लेन का उदाहरण है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा और दामोदर, ये दो नदियां हैं जो भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अब भ्रंश घाटी क्या होती है,
दोस्तों आपको पता है ना कि पृथ्वी के नीचे आप जाएंगे तो आपको टेक्टोनिक प्लेटें मिलेंगी, ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेटें क्या होती हैं? पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं इनके अलग होकर जब टूटती हैं तो कुछ एरिया जो है वो ज़मीन का नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के अलग होने या टूटकर नीचे धंसने से बनी जो एक प्रकार की यह गहरी घाटी होती है, सकरी और लंबी घाटी, ये जो है भ्रंश घाटी कही जाती है। जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों के बीच की चट्टान नीचे बैठ जाती है तो इसका निर्माण होता है। जर्मन भाषा में इसे ग्राबेन कहते हैं। जर्मनी में आप जाएंगे तो हम कहेंगे इसे क्या कहेंगे? भ्रंश। जर्मनी में कहते हैं इसे ग्राबेन, ठीक है। तो ग्राबेन यानी कि भ्रंश घाटी से बहने वाली दो नदियां कौन सी हैं? नर्मदा और दामोदर हैं। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये तिरुपति पहाड़ी पर स्थित है जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लूनी नदी के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लूनी नदी का पानी शुरू में कुछ दूर मीठा होता है, इसके बाद खारा होता है और इसका जो उद्गम है वो अजमेर की अरौली की पहाड़ियों से होता है। एग्जैक्टली दोस्तों, लूनी नदी का पानी बालोतरा बाड़मेर के बाद मिट्टी में मौजूद अत्यधिक लवण, नमक और क्षारी तत्वों के कारण खारा हो जाता है। यह अरावली से मीठे पानी के रूप में निकलती है, लेकिन मरुस्थलीय मिट्टी और बांडी नदी से मिलने वाले औद्योगिक प्रदूषण के कारण इसका जो पानी है आगे चलकर नमकीन हो जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो ये वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला आपको याद ही होगा, मादुरो को उठा लिया था किसने? अमेरिका ने, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे। और वहीं पर स्थित है एंजिल जलप्रपात जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर, समझ रहे हैं, लगभग 1 किलोमीटर यह ऊंचा है और यह आयान टेपुई पर्वत से गिरता है। यह कैनाइमा नेशनल पार्क विश्व धरोहर स्थल में स्थित है। कैनाइमा नेशनल पार्क जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। भारत में बात करें तो भारत में सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है ये कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात दोस्तों, ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो लगभग 455 मीटर। तो वेनेजुएला वाला जो आप देख रहे हैं एंजिल, इसकी जो ऊंचाई है यह 979 मीटर है। राउंड फिगर करें इसे 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। राउंड फिगर करें तो कुंचिकल जो है आधा किलोमीटर है, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पर है? तो कर्नाटक में स्थित है, शिमोगा जिले के अंगुबे के पास स्थित है। और ये किस नदी से निर्मित है? तो वराही नदी से, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। जोग जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है, जोग जलप्रपात, और ये भी आपको कर्नाटक में ही मिलेगा। कर्नाटक राज्य की सरावती नदी पर स्थित है, ठीक है। तो दोनों कुंचिकल और जोग दोनों ही जो झरने हैं ये कर्नाटक में ही स्थित हैं। कुंचिकल वराही नदी पर है, जोग जो है सरावती नदी पर है, ठीक है। हालांकि जोग की जो ऊंचाई है यह 253 मीटर है मनली, आप समझ पा रहे होंगे। कहाँ जो आपका एंजिल है 1 किलोमीटर, कुंचिकल आधा किलोमीटर, तो ये उसका भी आधा है जोग, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राज्य और उसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिए कि केरल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोस्तों आप लोग पहला पार्ट जरूर देखिएगा। हिमालय पर्वत को समझने के लिए इससे बेहतर लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। पार्ट 1 मस्ट वॉच है, जरूर देखिएगा। अब दोस्तों परीक्षा में पूछी जाने वाली कुछ नदियों और उनके उद्गम के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं उनके बारे में प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि गोदावरी नदी, ये मैंने हाल ही में आपको पढ़ाया भी था। गोदावरी नदी का जो उद्गम है ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है, ठीक है। कृष्णा नदी का जो उद्गम है दोस्तों ये भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और कबाम नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये पश्चिमी घाट केरल से निकलती है, ठीक है। याद रखिए कि ताप्ती नदी ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है, सतपुड़ा पहाड़ियों के पास मुल्ताई पहाड़ी से, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बस एक पार्ट और आएगा और आपका जो इंडियन ज्योग्राफी है ये कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि अभी भी ना आप बिल्कुल घबराइए मत, आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है नेक्स्ट 2 to 3 डेज में मैं आपका पूरा जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको कंप्लीट करवाने के बाद केवल प्रैक्टिस ही करवाऊंगा। और जब प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी ना, एग्ज़ाम में आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पूरा कॉन्फिडेंट आपका रहेगा जब एग्ज़ाम करीब रहेगा। आप इसके बारे में चिंता ना करें, बशर्ते कि जितनी भी क्लासेज आपकी हो रही हैं वो आप ज़रूर देखें। और जो लोग पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा
कि वो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश जो चैनल है आपका, उसकी प्लेलिस्ट को ओपन कर लें और इसमें जो भी आपके एग्ज़ाम है, जैसे कि यूपी HESC विज्ञापन संख्या 51 है, तो ये प्लेलिस्ट आप ओपन कर लीजिए। इसमें आपको आपके एग्ज़ाम से संबंधित सारा जो सिलेबस है ना, वो करीने से डिस्कस कर दिया गया है। एक के बाद एक क्लासेज आपकी आती जाएंगी। इनको आप देखेंगे 2 दिनों में आप पूरी क्लास अटेंड कर लेंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पेड ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी PDF भी मिल जाएगी और इसमें आपको रिवीजन करने के लिए सारा मटेरियल दे दिया गया है। तो लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए इससे बेहतर आपको और कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद आप सभी का।